हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आराध्यांश ट्यूटोरियल हब चैनल में। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज शुरू करते हैं इसे। पहला प्रश्न है, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से आपके मित्र को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है, उसे आप क्या सलाह देंगे? पानी उबालकर पिएं या ओआरएस घोल का उपयोग करें, डॉक्टर से उपचार लें या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इन सभी ऑप्शंस को अपनाना होगा, यानी ये सभी सलाह जो हमें देनी पड़ेगी। यानी पानी को उबाल कर पिए ताकि पानी के अंदर जो भी रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। ओआरएस का घोल ये भी जरूरी है क्योंकि दस्त है तो पानी की कमी हो गई है शरीर में, तो ओआरएस का घोल भी की भी इसको सलाह देनी पड़ेगी और साथ ही साथ चिकित्सक से भी हमें परामर्श लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? पहला है फिटकरी डालकर जल को शुद्ध करेंगे। दूसरा है जल को उबालकर शुद्ध करेंगे। तीसरा ऑप्शन है जल का क्लोरीनीकरण करके, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी। यहाँ भी बच्चों हमें सभी उपायों को अपनाकर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। फिटकरी डालकर भी हम जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जल को उबालकर भी जल शुद्ध हो जाता है और जल का क्लोरीनीकरण करके भी उसके रोगाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। तो इन सभी विधियों को अपनाकर हम जल को स्वच्छ कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेल का सांकेतिक चित्र है? बच्चों, जब भी हम किसी परिपथ में सेल को प्रदर्शित करते हैं तो हमें जो सेल का चिन्ह है उसका उपयोग हम इस तरह का चिन्ह, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, अ है, इसमें आप देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है ये बच्चों, ठीक है, इसमें एक तरफ तो बड़ी लाइन है, ये आप को दिख रही होगी, एक ये बड़ी लाइन है, ठीक है, और एक तरफ छोटी लाइन है ये खड़ी हुई। तो ये जो बड़ी लाइन है बच्चों, ये प्लस के चिन्ह को, ये धनात्मक सिरे को दर्शाती है, और जो छोटी लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है, दाईं ओर, ये ऋणात्मक चिन्ह को, यानी ऋणात्मक सिरे को दर्शाती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए। इसके अलावा जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे ऑप्शन सा है, दोनों तरफ ही इसने प्लस दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दोनों तरफ माइनस से भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये जो बड़ी लाइन है ये, ठीक है, ये हमेशा कैसी होती है? प्लस की होती है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है? माइनस। तो इसी प्रकार ये माइनस था यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी गलती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इन चिन्हों का। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सा चमकीला पदार्थ भरा होता है? बच्चों, थर्मामीटर का उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके घरों में थर्मामीटर जरूर होगा। उसके अगले सिरे पर आप देखेंगे एक बल्ब जैसी संरचना होती है, उसके अंदर चमकीले रंग का पदार्थ भरा होता है और यह होता है पारा, ठीक है, जो ताप को पाकर फैलता है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है 35वां, एक्स धातु को हथेली पर रखने से वह तुरंत पिघल जाती है, तो उस एक्स धातु का नाम आपको बताना है। बच्चों, ये धातु है गैलियम। वैसे तो हम जानते हैं कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, ठीक है, लेकिन गैलियम एक ऐसी धातु है जिसे मात्र हथेली पर रख देते हैं, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही वो पिघल जाती है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परख नली में जस्ते के कुछ टुकड़े डालकर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है। निम्न में से आपको बताना है कि एक्स और वाई के मान क्या हैं। बच्चों, जिंक धातु जब अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है, धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा, यानी यहां हम लेते हैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इससे क्रिया करेगा
एक पदार्थ बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और क्या बनेगा साथ में H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी। तो आपसे पूछा यही है पदार्थ आप कौन सा मिला रहे हैं इसमें X में अम्ल, यहाँ पर जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है बच्चों, ये अम्ल है, यानी हमने अम्ल को मिलाया है और गैस कौन सी बन रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर स, तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखो, दिया सलाई में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अधातु की पूछी गई है। दिया सलाई आप जानते हैं माचिस की जो तीलियां हैं, ठीक है, उनमें उनको बनाने में, माचिस को बनाने में किस अधातु का उपयोग किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर होगा लाल फास्फोरस का। आपने देखा भी होगा उसका जो रोगन है माचिस की तीली के आगे का, वो भी कैसा होता है, लाल रंग का जैसा ही होता है। ठीक है, तो वहां पर किसका उपयोग होता है, लाल फास्फोरस का उपयोग वहां पर किया जाता है। 38वां प्रश्न है, सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर विलयन को बनाया, फिर उसने लाल लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है। बताइए उस विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि क्षार की प्रकृति क्या होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे तो आप भले से जो ऊपर के प्रश्न में जो फर्स्ट लाइन जो दे रखी है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो भी केवल मात्र आप चाहें तो केवल इस लाइन को पढ़कर कि लाल लिटमस नीला हो रहा है, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा केवल क्षार। ठीक है, यहाँ पर बच्चों वैसे आप जानते भी हैं, आपने प्रयोग करके देखा भी होगा या आपको आपके अध्यापकों ने बताया होगा कि जब आप मैग्नीशियम को के तार को जलाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और जब इसका विलयन हम बनाते हैं क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप इसको जल इसमें घोलते हैं तो, और जब हम इसका परीक्षण करते हैं, लिटमस पत्र द्वारा इसका परीक्षण करते हैं, तो लाल लिटमस कैसा हो जाता है बच्चों, लाल लिटमस हो जाएगा नीला। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी जितने भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं के ऑक्साइड, यानी आप तो क्या याद रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड, अब ये ऑक्साइड हो या फिर इसके हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, इन सभी की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 39वां प्रश्न है, घरों में तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि लोटा पुराना हो जाता है, लोटे का पुराना होना, लोटे पर मिट्टी का जम जाना, अ व ब दोनों, या वायु व नमी के संपर्क के कारण। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वायु और नमी के संपर्क के कारण, क्योंकि वायु में जैसे ऑक्सीजन गैस है तो तांबे का क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके तांबा क्या बनाता है, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो बन जाता है कॉपर का कार्बोनेट। ठीक है, जो कि कैसा होगा, ग्रीन कलर का, हरे कलर का होगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि जो तांबे के जो पात्र होते हैं वो कुछ जब ज़्यादा समय हो जाता है, जब उनकी कोई सफाई नहीं होती है, तो वो रखे रखे कुछ ग्रीनिश जैसी उसमें कलर आ जाता है उसके ऊपर। तो कारण क्या है कि तांबा ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले तो उसका ऑक्साइड बनता है कॉपर का, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उसका कार्बोनेट बनाता है, कॉपर का कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर देता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, सोडियम धातु से निर्मित
यौगिक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं नमक, धावन सोडा, खाने का सोडा, चूना पत्थर। और आप ऐसे तो नहीं बता पाएंगे कि किस यौगिक में सोडियम धातु नहीं है, लेकिन अगर आपको इनके केमिकल फॉर्मूलाज, इनके रासायनिक सूत्र पता हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। सोडियम धातु, सोडियम धातु आप जानते हैं इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, वो होता है Na। ठीक है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, एन है। यहाँ पर एन कैपिटल और ए स्मॉल होता है बच्चों, ध्यान रखना सीख। अब सबसे पहले ऑप्शन हमें क्या दिया है, हमें एन ये नमक दिया गया है। तो नमक का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप याद रखना, इसका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर एन कैपिटल है और ए स्मॉल है, यानी एन है, ये पूरा एक है, सोडियम धातु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Cl यहाँ पर क्लोराइड यानी क्लोरीन जो तत्व है। ठीक है बच्चों, तो नमक का हो गया NaCl। इसका मतलब आप देखें कि यहाँ पर तो Na मौजूद है। इसी प्रकार हम देखें जो धावन सोडा है, धावन सोडा होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। ठीक है, यहाँ भी हम देखें तो Na यानी सोडियम यहाँ पर भी है। इसी प्रकार खाने के सोडे की हम बात करें तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, और यहाँ पर भी Na धातु है, सोडियम धातु है। चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, यहाँ पर सोडियम नहीं है, यहाँ पर कौन सी धातु है, यहाँ पर कैल्शियम धातु है। इसका मतलब चूना पत्थर में सोडियम धातु नहीं होगी, लेकिन नमक, धावन सोडा और खाने के सोडा में सोडियम धातु होती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है कहलाते हैं। आकृति भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, यानी बाहरी किसी भी बल या दबाव से ना तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन आ रहा है और ना ही उसके आयतन में। तो बच्चों ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, ठोस। आपको पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों की क्या विशेषता होती है बच्चों, कि इनकी आकृति भी निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, जो भी आप ठोस पदार्थ देखते हैं, जैसे लोहे की कोई आकृति बनी हुई है तो वो अपनी उसी आकृति में रहती है, और जो उसका आयतन है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। द्रव की हम बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, द्रव जैसे पानी है या दूध है, अगर आपने 2 लीटर दूध एक भगोनी में रखा है, उसे आप एक जग में या किसी बाल्टी में डाल देंगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, यानी 2 से वो 3 लीटर नहीं हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी हर बार। यानी आप भगोनी में रखेंगे तो भगोनी की आकृति में दिखेगा वो, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी आकृति में। तो द्रवों में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है और आकृति निश्चित नहीं होती। और गैसों की हम बात करें, इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो जो सिलेंडर का आयतन है वही उस समय गैस का आयतन है। यदि उस गैस को लीक कर दिया जाए सिलेंडर को, तो पूरे कमरे के अंदर वो गैस भर जाएगी, पूरे आयतन को घेर लेगी, यानी एक कमरे के बराबर के आयतन के बराबर उस गैस का आयतन हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसका आयतन निश्चित नहीं है और आकृति भी बदल गई। पहले सिलेंडर में थी तो सिलेंडर के शेप में थी, अब पूरे रूम, जो हमारा पूरा जो कमरा है उसकी आकृति को उसने ले लिया। तो गैसों में ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों, निम्न में से मिश्र धातु है। बच्चों यहाँ पर आपको धातुएं दे रखी हैं, सोना ये भी प्योर है। ठीक है, प्योर धातु है ये सोना, गोल्ड और Au इसका प्रतीक आप जानते हैं, चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, Ag, अर्जेंटम ये क्या है, सोना, गोल्ड, ऑरम ये इनके लैटिन नेम है। ठीक है, तांबा, तांबा क्या होता है, Cu, कॉपर। तो ये सब तो क्या है बच्चों, ये सब तो धातुएं हैं।
जानते हैं आप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीतल है, ये क्या है? मिश्र धातु है, जो कि किससे मिलकर बनी है? कॉपर और जिंक, दो धातुओं से मिलकर इनका मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है। मक्का निम्न में से कौन सी फसल है? खरीफ की, रबी की, जायद की, या कोई नहीं? तो बच्चों, जो मक्का है ये खरीफ की फसल है, जो कि कब बोई जाती है? ये बोई जाती है वर्षा ऋतु में। कब बोई जाती है ये? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। यहाँ पर तो आपको बस एक दे रखा है कि सर्दी के मौसम में उसको पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्दी की फसल होगी, ठीक है? ये शीत ऋतु की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? वर्षा ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है बच्चों? कौन सी? मक्का। इसके अलावा और कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं खरीफ की फसल के बच्चों? मक्का के अलावा चावल है, सोयाबीन, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, कपास, अरंडी, तिल, मूंग, उड़द, चवला, मोठ, ये सब के सब क्या हैं? खरीफ की फसल के ही उदाहरण हैं। जबकि जो रबी की फसल होती है, ये होती है सर्दी की। ये सर्दी की फसल है, जिसमें गेहूं, ज्वार, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि फसलें बोई जाती हैं। और जायद आप जानते हैं, जायद तो क्या है? गर्मी की फसल है, जिसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, करेला आदि इस तरह की जो फसलें इसमें बोई जाती हैं। तो फिलहाल हमारा प्रश्न था मक्के के लिए, तो मक्का क्या है? खरीफ की फसल, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। याद रखें बच्चों इन सभी चीजों को। अगला प्रश्न है, राधा गेहूं की फसल बोने के कुछ दिनों बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है। बच्चों, ये अनावश्यक पौधे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं इनको? खरपतवार। इनको उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है। वह ऐसा क्यों करती है? बच्चों, जब हम कोई फसल बोते हैं तो उसके साथ में कोई अनावश्यक पौधे, यानी कि जो पौधे हमने नहीं उगाए हैं फिर भी वो उग जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनावश्यक या खरपतवार। इनको उखाड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो पौधे उसी फसल के साथ लगे रहेंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो राधा है वो अनावश्यक पौधों को क्यों उखाड़ रही है? ताकि गेहूं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। अगर इन पौधों को नहीं उखाड़ेंगे तो ये पोषक तत्व को कौन ले जाएगा? ये खरपतवार इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे और जो गेहूं के पौधे हैं उनको कमी हो जाएगी इन पोषक तत्वों के लिए, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म है। बच्चों, रबी की फसल अभी हमने डिस्कस किया था, सर्दी की फसल है रबी, ठीक है, जिसके अंदर मटर और सरसों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पालक की सब्जी में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? आप सभी जानते हैं पालक के आप पत्ते खाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सा, निम्न में से कौन सा स्वपोषी पादप है? स्वपोषी पादप बच्चों देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अमरबेल। अमरबेल के लिए आप जानते हैं कि अमरबेल एक परजीवी पादप है, यानी ये दूसरे पौधे के ऊपर लिपटकर ये बेल चढ़ती जाती है और वहां से ही ये अपने पोषण को प्राप्त करती है, ठीक है बच्चों। तो अमरबेल तो इसका उत्तर नहीं होगा। अगला है म्यूकर, ठीक है। अमरबेल तो क्या है? परजीवी है। म्यूकर की हम बात करें तो म्यूकर बच्चों क्या है? ये एक तरह का कवक है। क्या है ये? कवक। और कवक ज्यादातर कैसे होते हैं? ये होते हैं मृतजीवी। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं मृतजीवी, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऊपर ये उगते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सामने दे रखा है बरगद। तो बच्चों, बरगद यहाँ पर स्वपोषी पादप है। आप जानते हैं बरगद की पत्तियां हरी होती हैं, जिनमें क्लोरोफिल है, पर्ण हरित है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। इसके बाद चौथा ऑप्शन दे रखा था बच्चों ड्रोसेरा।
आप जानते हैं ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पादप है। कैसा पादप है ये? कीटभक्षी पादप है, कीटों को ये खाता है और उसी से ये पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित चाहिए, जो कि बरगद के पौधे में था। अब बात चल रही है प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण, मीन्स हमें प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब श्वसन करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों की ही हमें आवश्यकता है। उत्तर होगा इसमें ऑप्शन द, अतिरिक्त सभी। 49वां प्रश्न है, गोबर पर लगने वाले छत्रक किस प्रकार के पादप हैं? तो बच्चों गोबर पर जो लगते हैं छत्रक, अभी मैंने आपको बताया था छत्रक क्या हैं, ये है कवक। ये एक तरह के क्या हैं? कवक ही हैं। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मृतजीवी, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऊपर ये उगते हैं। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादपों का सही युग्म बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं ड्रोसेरा और घटपर्णी। ड्रोसेरा जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ड्रोसेरा कीटभक्षी पादप है, और यहाँ पर जो घटपर्णी है ये भी क्या है? एक कीटभक्षी पादप है। घट यानी एक मटके जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर एक पर्ण पत्ती टाइप रहता है, उसके अंदर जब कोई कीड़ा घुस जाता है तो वो ऊपर की तरफ ढक्कन की तरह लग के उसको पैक कर लेता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ड्रोसेरा और घटपर्णी। 51वां प्रश्न है, शहतूत किस प्रकार का फल है? सरल फल है, पुंज फल है या संग्रहित फल है? बच्चों सरल फल क्या होते हैं? सरल फल होते हैं जो किसी पुष्प के अंडाशय से, ठीक है, जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। ठीक है, पुष्प में अंडाशय होता है, उस अंडाशय से केवल एक ही फल बने, ठीक है, एक ही फल बनता है, उसे क्या कहते हैं? सरल फल। बिल्कुल सिंपल फ्रूट हो गया वो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आम और गेहूं, इनके अंदर ये कौन से हैं? सरल फल ही हैं। ऑप्शन ब था पुंजफल। पुंजफल क्या होता है बच्चों? किसी बहुअंडपी पुष्प, यानी ऐसा पुष्प जिसके अंदर बहुअंडपी बहुत सारे अंडप हैं, और वो कैसे हैं अंडे? वो हैं वियुक्तांडपी, यानी कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन अंडाशयों से जब फल बनता है तो वो एक समूह के रूप में देता है, एक गुच्छे के रूप में देता है, तो वो कहलाता है पुंजफल। इसके उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे कि स्ट्रॉबेरी। तो शहतूत में पुंजफल भी नहीं होता, शहतूत जो है पुंजफल का उदाहरण भी नहीं है। फिर आता है संग्रहित फल, यानी शहतूत जो है बच्चों ये संग्रहित फल का उदाहरण ही है, क्योंकि संग्रहित फल में क्या होता है? संग्रहित फल वो होता है जिसमें किसी पुष्प के सभी पुष्पक्रम, यानी पुष्प के जितने भी भाग होते हैं वो सभी के सभी फल निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, वो कहलाता है संग्रहित फल, यानी जो शहतूत है वो संग्रहित फल है। इसके अलावा एक और इसका उदाहरण है, वो है कटहल। कटहल भी संग्रहित फल ही है। 52वां प्रश्न है, टैमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो टैमीफ्लू दवाई दी जाती है बच्चों स्वाइन फ्लू के उपचार में। ठीक है, याद रखना इस चीज को, इस दवाई को, कि टैमीफ्लू को हम स्वाइन फ्लू के इलाज में काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सर्दी खांसी जुकाम में आपको मुख पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है? बच्चों सर्दी खांसी जुकाम ये चीजें ऐसी हैं जो कि संपर्क के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, संपर्क के द्वारा जो फैलते हैं, जो रोग फैलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मुंह पर रुमाल रखें ताकि हवा के द्वारा वो जीवाणु या जो भी रोगाणु हैं वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक न पहुंचे। ठीक है, वरना वो भी संक्रमित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बच्चों यहाँ पर
ऑप्शन अ सही है, जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। ठीक है, इस जीवाणु का उपयोग किस काम में लिया जाता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में लिया जाता है। ठीक है, इस सूक्ष्म जीव के उपयोग से क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो शुगर है, यानी कि जो शर्करा है, उस शर्करा का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे बनता है जैंथम ग्लू। ठीक है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इसका उपयोग ही किस में किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। 55वां प्रश्न है, तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई पाई जाती है। ठीक है, फिसलनदार काई आपने देखा भी होगा, कभी तालाब के किनारे आप गए होंगे। ठीक है, आपका पैर भी फिसला होगा शायद। तो वो किस कारण होता है? ये होता है शैवाल। ठीक है बच्चों, ये कैसा सूक्ष्म जीव है? ये शैवाल है, हरे रंग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दस्त लगने पर डॉक्टर ORS के घोल के उपयोग की सलाह देते हैं, तो आपको बताना है ORS का पूरा नाम क्या है। बच्चों, ORS का गलत इसमें जो ऑप्शंस थे बच्चों, 3 गलत ऑप्शंस भी हैं, उनको पढ़कर नहीं बताऊंगा। आप डायरेक्ट ही इसका सही उत्तर याद रखें। O से होता है ओरल, R से रिहाइड्रेशन और S से होता है सॉल्यूशन। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं घोल की, ORS क्या लिख रहे हैं यहाँ पे पीछे? घोल। घोल का मतलब क्या हो गया? जो विलयन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और ओरल, ओरल का अर्थ क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर सबसे पहले आप लगा लें, ऑप्शन नंबर अ, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल का अर्थ हो गया मौखिक, यानी कि मुंह से लिया जाने वाला। रिहाइड्रेशन, बच्चों दस्त लगने पर क्या होता है? शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका रिहाइड्रेशन। री मीन्स ज्यादातर री वर्ड का यूज क्यों करते हैं हम? दोबारा के लिए। ठीक है, यानी वापस से हाइड्रेशन का जो लिया गया है उपयोग किसके लिए लिया गया? पानी के लिए, जल के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आप सभी जानते हैं, यह है आर्यभट्ट। ठीक है, जिसे 19 अप्रैल 1975, यानी कि 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को। 58वां प्रश्न है, दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन सा है? आप अच्छे से जानते हैं इसका नाम, यह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, शानू को नींबू की शिकंजी पीने से उसे कौन से विटामिन की प्राप्ति हुई? तो नींबू के अंदर बच्चों कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। जो भी ज्यादातर जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उनमें विटामिन सी मिलेगा। आंवले के अंदर भी विटामिन सी होता है, विटामिन सी का भरपूर स्रोत है वो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा लास्ट जो प्रश्न बचा है बच्चों, यह है, प्रसून के पैरों की हड्डियां मुड़ गई हैं। पैरों की हड्डियां मुड़ गई हैं, घुटने पास पास आ गए हैं। आपको बताना है उसके शरीर में किस विटामिन की कमी से ऐसा हुआ है। तो बच्चों, ये होता है विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को आप जानते हैं, वो क्या होता है? रिकेट्स। इसके अंदर क्या होता है? पैरों की, हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। तो बच्चों, आज के लिए 30 प्रश्न आपको बताए गए हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।